अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई हैं तो आपको इन 9 बातों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको आगे जाके लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है। आइए जानते हैं ये 9 बातें क्या हैं। स्वागत है आपका हमारे केसीसी चैनल पर। मैं हूं सीएस संदीप भटनागर। नंबर 1, बैंक अकाउंट्स। अक्सर हम बैंक्स में बहुत सारे अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, हालांकि हम सिर्फ 3 या 4 बैंक्स में ही ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कराना है, और क्लोज कराते समय ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उन्हीं बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करें जिनके अंदर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी हो, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर होंगे तो आप उन्हीं बैंक्स को ऑपरेट कर पाएंगे जिनके अंदर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट, जब आपके पास लिमिटेड 3 या 4 बैंक अकाउंट्स रह जाएं तो आप उन बैंक्स के अंदर अपनी केवाईसी अपडेट कराएं और बैंक्स को रिक्वेस्ट करें कि वो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करना एक एनआरआई के लिए इलीगल है फेमा रूल्स के अकॉर्डिंग, और आपको सिर्फ एनआरओ अकाउंट ही रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, सेविंग्स अकाउंट नंबर जो था, वो एनआरओ अकाउंट नंबर और सेविंग्स अकाउंट नंबर सेम हो, क्योंकि आपने जो अपनी ईएमआईज पे करनी है या फिर आपने कोई एसआईपीज पे करनी है, आपको कोई इंटरेस्ट आना है, कोई डिविडेंड आना है, कोई रेंट आना है, तो उसमें कोई आपको समस्या ना आए। आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो अकाउंट, वो नंबर सेम रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बैंक्स को बोलना पड़ेगा कि जो आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर है और जो आपका एनआरओ अकाउंट नंबर अगर वो चेंज होता है तो उनको लिंक कर दें ताकि ट्रांजैक्शंस करने में कोई समस्या ना आए। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आपको अपनी जो बैंक्स हैं, अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको अपना नया नंबर देना पड़ेगा ताकि ट्रांजैक्शंस उस नए नंबर के थ्रू हो। नेक्स्ट आता है डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट भी होगा और आपको उसको भी एनआरओ डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको ब्रोकरेज जाना पड़ता है या अपने बैंक में जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ पे विजिट करना पड़ता है, तो आप करें और अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके उसको अपडेट कराएं। नेक्स्ट आता है आपका पैन कार्ड। आजकल पैन कार्ड तो लगभग सबके पास ही होता है, और अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवश तो उसको आप ले सकते हैं। एनएसडीएल पे आजकल लगभग 15 दिन में ये पैन कार्ड इशू हो जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड ऑलरेडी है तो आप ये देखें कि जो पैन कार्ड है उसमें आपका डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको करेक्ट करवाएं। ये बड़ी आसानी से एनएसडीएल सेंटर्स पर हो जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन नंबर्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी एक्स्ट्रा पैन नंबर्स हैं उनको सरेंडर कर दें और वही पैन कार्ड या पैन नंबर यूज़ करें जो आप अपनी रिटर्न फाइलिंग में, अपने बैंक्स में, अपने म्यूचुअल फंड्स में आप यूज़ करते हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना भी इलीगल है, उसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आधार कार्ड। वैसे तो एनआरआईज को आधार कार्ड रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप चेक करें कि आपके आधार कार्ड में आपकी डिटेल सारी करेक्ट हों। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको आसानी से करेक्ट करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि जो नाम है वो लाइफ टाइम में एक बार ही करेक्ट कराया जा सकता है। बाकी डिटेल्स आप अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करा सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस अगर चेंज होता है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन मोबाइल नंबर। जो इंडियन मोबाइल नंबर होता है ये अक्सर हमने देखा है कि जो एनआरआईज हैं ये सरेंडर कर देते हैं जब इंडिया से मूव करते हैं। हालांकि ये करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपना इंडियन मोबाइल नंबर मेंटेन करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आपके आधार से लिंक होता है, आपके पैन के साथ लिंक होता है। इसको आप रखेंगे तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे आपके बैंक के थ्रू,
आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी अपने सर्विस प्रोवाइडर पर, वो आप पे करें और अपने मोबाइल नंबर को हमेशा चला के रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स। अक्सर हमने ये भी देखा है कि एनआरआईज को इंटरेस्ट आता है और डिविडेंड आता है, उसमें से टीडीएस कटता है, तो उनको लगता है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी जो टोटल इनकम है अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से चेक करना चाहिए कि आपको अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है और आपका टीडीएस कटता है इंटरेस्ट में से, डिविडेंड इनकम से या रेंटल इनकम से, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न फाइल करके। इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। आप चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसके साथ DTA है या नहीं, और अगर है तो आपको उसका क्या एडवांटेज मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। अगर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो आप देखें कि आपने अपने सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करे हुए हों, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको ये बाद में इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। अगर आपका किसी सोसाइटी में फ्लैट है तो आप देखें कि जो सोसाइटी के ड्यूज हैं ये भी सारे पेड है या नहीं। अगर ये पेड नहीं है तो आप इनको पे करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आपका सोसाइटी आपको सर्विसेज बंद कर सकती है, आपका वाटर कनेक्शन काट सकती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट सकती है, जिससे आपको असुविधा हो सकती है, आपके किराएदार को असुविधा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन अकाउंट्स। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उस लोन का पूरा पेमेंट कर दिया है तो आप अपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिससे आपने लोन लिया है उससे आप एक लोन क्लोजर लेटर लें या नो ड्यू सर्टिफिकेट लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में अक्सर कोई डिमांड रेज हो जाती है बैंक द्वारा। आप इस नो ड्यू सर्टिफिकेट को दिखा के उस डिमांड को ख़त्म करा सकते हैं। फिर आपने जब लोन लिया होगा तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए। आप लोन पेमेंट के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी सेफ कस्टडी में लें, क्योंकि बाद में इनको लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने आपको इस पोजीशन पे लाने के लिए बहुत मुशक्कत की होगी। हो सकता है उन्होंने अपनी सेविंग्स को पूरा लगा दिया हो आपकी एजुकेशन में। इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी बनती है आप ये देखें कि आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। अगर नहीं तो आपको उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो आप करें। नेक्स्ट आप ये देखें क्या उनके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। अक्सर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, या तो वो लेते ही नहीं हैं या फिर लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम अमाउंट का लेते हैं। तो इसलिए आपको ये चेक करना है, अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस कम है तो उसको आप टॉप अप करा लें, फिर आप उनका पूरी तरह ख्याल रख सकते हैं। तो ये हुए वो 9 पॉइंट्स जो एक एनआरआई को बहुत ध्यान में रखने हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ना लीगल ना कोई किसी और तरीके की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर अपने एनआरआई फ्रेंड्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।